योग के क्षेत्र के मेरे गुरु प्रोफेसर गणेश शंकर सर, मेरे मित्र नितिन जी और प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गिरी सर का कि मुझे मौका दिया, यह अवसर प्रदान किया कि मैं अपनी बातें आप सबके समक्ष रख सकूं। कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से मैं हिंदी में बात करूं, लेकिन बीच बीच में कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश में समझना आसान है, इसलिए एक मिक्स्ड लैंग्वेज में, एक मिश्रित भाषा में बात करेंगे। वी ऑल नो दैट वी आर फेसिंग कोविड-19 पेंडेमिक। हम सब जानते हैं कि हम एक विश्वव्यापी महामारी का सामना कर रहे हैं और इस विश्वव्यापी महामारी के लिए वैक्सीनेशन का इजाद हो चुका है, लेकिन फिर भी काफी हद तक दिस डिपेंड्स ऑन आवर इम्यूनिटी। काफी हद तक ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है और योग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए योग एक विशेष भूमिका अदा करता है। तो कुछ ऐसी बातें हम करेंगे लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में, कुछ ऐसी बातें। यू ऑल आर एक्सपर्ट्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ योग। आप सभी योग के क्षेत्र के ज्ञाता हैं, पारंगत हैं योग के क्षेत्र में, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा कि कुछ नया मैं दे पाऊं। जैसा नितिन जी ने कहा कि कोशिश करता हूं कि मैं एक नई नई बातों का, योग के क्षेत्र की एक नई इन्वेंशन का एकत्रीकरण करने का, कलेक्शन करने का, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले पाए। और अभी विद्यार्थियों ने, बालिकाओं ने बहुत अच्छी एक क्षेत्रीय भाषा में लघु नाटिका प्रस्तुत की। ये एक बहुत अच्छा संदेश देती है। इस प्रकार का संदेश समाज में देना बहुत आवश्यकता है। मैं सभी विद्यार्थियों को, सभी बालिकाओं को बधाई देता हूं कि एक सामान्य सी एक क्षेत्रीय भाषा में इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण किया। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जिसके लिए मुझे आदेशित किया गया है गिरी सर के द्वारा। नाउ आई स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। मैं अपने प्रस्तुतिकरण को अब शुरू करता हूं। नितिन जी, इज इट विजिबल? जी सर। I am directed by Professor Giri to speak on the topic yogic tips of pranayama meditation for immunity development. मेरा पूरा प्रस्तुतिकरण इन 3 क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगा। कुछ प्राणायामा की बात करेंगे, कुछ मेडिटेशन की बात करेंगे और उस इम्यून सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे और अंत में जो बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। सो आई डिवाइडेड माई प्रेजेंटेशन इनटू डिफरेंट पार्ट्स। इस पूरे प्रस्तुतिकरण को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले, जैसा मैं कह चुका हूं कि आई विल डिस्कस अबाउट द प्राणायामा। एक संक्षिप्त में बात करेंगे, फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। दूसरे में बॉडी माइंड कनेक्शंस की बात करेंगे कि हम मेडिटेशन, हम कुछ फिजिकल पोस्चर्स करते हैं तो माइंड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मेंटल एक्टिविटीज करते हैं तो बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देयर इज अ लिंक, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन बॉडी एंड माइंड, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। मुझे आशा है कि ये आप सबके लिए एक नया क्षेत्र होगा। अभी रिसेंटली आई हैव गॉन थ्रू दिस। अगली बात करेंगे मेडिटेशन की, वो भी एक वैज्ञानिक तौर पर बात करेंगे। और चौथे भाग में, मेरे प्रस्तुतिकरण के चौथे चरण में मैं बात करूंगा इम्यून सिस्टम की, क्योंकि इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए हम योग अभ्यासों की बात करेंगे, लेटेस्ट ट्रेंड्स की बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। उससे पहले हमें इम्यून सिस्टम को समझना अति आवश्यक है। बिना इम्यून सिस्टम को समझे समझना मुश्किल होगा। और इस प्रस्तुतिकरण के अंतिम भाग में बात करेंगे टिप्स फॉर इम्यूनिटी डेवलपमेंट। टिप्स की बात करेंगे जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, और ये टिप्स विशेषकर रहेंगी कि किस प्रकार का अभ्यास करें, क्या आसन करें, क्या प्राणायाम करें, क्या ध्यान करें, या किस प्रकार की, यानी अपने योग सत्र की संरचना हम कैसे करें, उसकी विस्तार से बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले भाग से, प्राणायाम से। नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है। आप सब जानते हैं कि दिस वर्ड प्राणायाम, ये प्राणायाम शब्द है, दिस कंसिस्ट ऑफ 2 सब वर्ड्स। ये 2 उप शब्दों से मिलकर बना है। प्राण और आयाम दोनों का अर्थ हम सब जानते हैं। नैरो सेंस में, एक सकरे अर्थ में हम कह सकते हैं प्राण मीन्स आवर ब्रीदिंग एक्टिविटी, एक श्वास की क्रिया, और आयाम मीन्स रिस्ट्रेन, कंट्रोल और कॉन्शियस मैनिपुलेशन। लेकिन एक डीप सेंस में बात करें
अगर इसको गहरे अर्थ में इसकी बात करें तो प्राण इंडिकेट्स द एनर्जी विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइफ एक्टिविटीज इन द ह्यूमन. दैट इज अ ड्रॉप ऑफ दैट कॉस्मिक कॉन्शियसनेस दैट एंटर्स इन द बॉडी एंड वी आर अलाइव. एक प्राण शक्ति. तो आयाम का अर्थ है एक्सपेंस, विस्तारण, और द फील्ड, द होल रेंज दीज प्राणिक एक्टिविटीज. तो हम कह सकते हैं कि इस प्राण को विस्तारित करना ही प्राणायाम है. नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है. लेकिन अब नई बात जो हम करने वाले हैं वो है कि डिवीजन ऑफ प्राणायाम. अगर फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे प्राणायाम के क्षेत्र को विभिन्न भागों में विभाजित करें, अलग अलग ऑथर्स ने, आप अलग अलग किताबों को, अलग अलग साहित्यों को पढ़ेंगे, योग के साहित्यों को, तो अलग अलग प्रकार का प्रस्तुतिकरण है. मेरी एक बात से आप एग्री होंगे कि इन द फील्ड ऑफ योग देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन. आज तक योग के क्षेत्र में स्तरीयता नहीं है. आवश्यकता है स्तरीयता की, क्योंकि समय समय पर पैदा हुए योग के विभिन्न विद्वानों ने अपने व्यक्तिगत विचार भी योग के क्षेत्र में उड़ेल दिए हैं. बट आई एम टॉकिंग ऑन द बेसिस ऑफ ए स्टैंडर्ड लिटरेचर. जो मैं आप सबके सामने बात कर रहा हूं वो एक स्तरीय साहित्य पर आधारित बात कर रहा हूं. लेकिन विभिन्न साहित्यों में आप पाएंगे कि केवल प्राणायाम के क्षेत्र में नहीं, और दूसरे क्षेत्रों में भी जहां विभाजन की बात होती है, जहां वर्गीकरण की बात होती है, जहां प्रकार की बात होती है, अलग अलग ऑथर्स अलग अलग आधारों के आधार पर विभाजित कर देते हैं. तो यहाँ पर जो विभाजन है, इस विभाजन में प्राणायाम को विभाजित किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कि किस में ऑक्सीजन, कौन सा ऑक्सीजन बेस्ड है, कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड है. यानी प्राणायाम कैन बी डिवाइड टू टू कैटेगरीज. इसको दो विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है. फर्स्ट वन इज ऑक्सीजन बेस्ड प्राणायाम एंड सेकंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड प्राणायाम. अब प्रश्न उठा, इस कोविड-19 पैंडेमिक में, इस विश्वव्यापी महामारी में हमें या क्या ऑक्सीजन बेस्ड प्राणायाम करने चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड करने चाहिए. तो इसमें तीन आपके सामने, भस्त्रिका, कपालभाति, सुदर्शन क्रिया. इसमें शंका उत्पन्न नहीं होनी चाहिए कि आप योग लिटरेचर में कपालभाति को शुद्धि क्रिया में रखा हुआ है और सुदर्शन क्रिया को भी योग के क्षेत्र में कोई स्थान नहीं है. लेकिन ये जो कपालभाति को, सुदर्शन क्रिया को यहाँ प्राणायाम के क्षेत्र में आप सबके समक्ष केवल इसलिए रखा गया है कि दोनों ही गतिविधियां रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, श्वसन की प्रक्रिया से रिलेटेड है. तो इसमें कि some practitioners believe the pranayama, it is pranayama in relation to that kapalbhati. तो इसमें शंका नहीं होनी चाहिए. तो यहाँ पर तो केवल श्वसन क्रिया मान, प्राणायाम का अर्थ यहाँ जो मेरे प्रस्तुतिकरण में आप मान के चलिए कि श्वसन प्रक्रियाएं, कि रेस्पिरेटरी प्रैक्टिसेस, जितनी भी रेस्पिरेटरी प्रैक्टिसेस है दो भागों में विभाजित की गई है, ऑक्सीजन बेस्ड और कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड. और कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड में ये तीन आपके सामने उदाहरण के तौर पर रखी गई है: अनुलोम विलोम, उज्जयी और भ्रामरी, या मूर्छा, और दूसरा मूर्छा प्राणायाम. तो अब इसको थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि इन पहली कैटेगरी को ऑक्सीजन बेस्ड प्राणायाम क्यों कहा गया है और दूसरी को कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड प्राणायाम क्यों कहा गया है और क्या करना चाहिए, उसकी बात भी करेंगे. तो जो ऑक्सीजन बेस्ड प्राणायाम है, जो ऑक्सीजन आधारित प्राणायाम है, these flush out carbon dioxide from the body to increase the concentration level of oxygen in the body. ये कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकालते हैं और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं. और आज के दिन कोई भी कोविड से ग्रसित कोई व्यक्ति विशेष होता है तो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का कम होता है. इसलिए ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड प्राणायाम तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए. तो हमें करने चाहिए ऑक्सीजन बेस्ड प्राणायाम. द प्रैक्टिशनर्स ट्राई टू इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन. हम सब जानते हैं कि अपने रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाते हैं एटलीस्ट 25 टू अबाउ 120 ब्रेथ पर मिनट. एक उदाहरण करें, भस्त्रिका में मान लीजिए 25 तक बढ़ा देते हैं और यहाँ इसमें कपालभाति में हम 120 तक भी ले जाते हैं. तो इसमें जो मिनट वेंटिलेशन की बात करें, एक किसी भी व्यक्ति विशेष में, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में जो मिनट वेंटिलेशन होता है एडल्ट मैन का, वो रेस्टिंग कंडीशन में 5 से 8 लीटर पर मिनट होता है. कि जो मिनट वेंटिलेशन है वो 5 से 8 लीटर प्रत्येक मिनट में घटित होता है. लेकिन दो उदाहरण आप सबके सामने है. एक उदाहरण है भस्त्रिका प्राणायाम का
और दूसरा है कपालभाति या सुदर्शन क्रिया का। प्राणायाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि श्वसन की क्रिया इसलिए सम्मिलित किया गया है। तो जो अभी पिछली स्लाइड में आपने देखा कि एक स्वस्थ व्यक्ति में मिनट वेंटिलेशन कितना है, 5 से 8 लीटर प्रत्येक मिनट। लेकिन अभी आप देखेंगे कि भस्त्रिका प्राणायाम का जो मिनट वेंटिलेशन है, मिनट वेंटिलेशन को कैलकुलेट करते हैं रेस्पिरेटरी रेट इंटू टाइडल वॉल्यूम, तो ये हो गया 30 इंटू 4, तो 120 लीटर पर मिनट अप्रोक्सीमेट। देखिए कितना, यहां पर कहां 5 से 8 लीटर पर मिनट है और कहां 120 लीटर पर मिनट है। और कपालभाति में मिनट वेंटिलेशन होती है 120 इंटू 0.2, 24 लीटर्स पर मिनट अप्रोक्सीमेटली। ये एक अप्रोक्सीमेटली है। तो कुल मिलाकर मिनट वेंटिलेशन बढ़ता है प्राणायाम करते वक्त यदि हम ऑक्सीजन बेस्ड प्राणायाम करते हैं तो। अब दूसरी बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड प्राणायाम। ठीक उनका उसका उल्टा असर, ठीक उसका विपरीत असर। जो ऑक्सीजन बेस्ड प्राणायाम का जो प्रभाव था, ठीक उसका उल्टा प्रभाव करते हैं। these carbon dioxide based pranayama increases the concentration level of carbon dioxide in the body। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और बढ़ा देंगे। practitioners try to lengthen our breath voluntarily, यानी ऐच्छिक तौर पर स्वेच्छा से वो अपने जो ब्रेथ को वॉलंटरीली बढ़ाते हैं, ऐच्छिक रूप से बढ़ाते हैं। slowing down the breathing rate by maintaining the ratio among inhale, retention, exhale। एक ही बात है, अगर योग की भाषा में बात करें, कुंभक लगाकर हम रिटेन करते हैं, पॉज देते हैं। पहले पूरक किया हमने, श्वास लिया, उसके बाद कुंभक, कुंभक मीन्स रिटेंशन। तो रिटेन करके, जब रिटेन करके रखेंगे तो जो कि टिश्यू लेवल पर, सेल लेवल पर ऑक्सीजन है उसकी खपत होती रहेगी और शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती रहेगी। तो लेकिन अब फिजियोलॉजिकल क्या प्रभाव पड़ेगा यदि हम प्राणायाम करते हैं, तो उसका फिजियोलॉजिकल प्रभाव, तो देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, एक लंबी सूची है प्रभावों की, एक बहुत लंबी सूची है, लेकिन उसमें से जो बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है उसकी बात करते हैं। और जो आज के जो इस विश्वव्यापी महामारी में बहुत आवश्यकता है कि यह प्रभाव सिद्ध करेगा कि हाँ, देयर इज अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ प्राणायाम। वो है इंप्रूविंग GLAS, इंप्रूविंग ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम। इसको समझने का प्रयास, हम कहते हैं ना कि जिसको कोविड हो गया, शरीर में बहुत कमजोरी आ गई, चलना भी मुश्किल हो गया है, रिकवरी में टाइम लग रहा है, तो हमें काम करने के लिए, हमें रिजुविनेशन के लिए ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा हमें कौन प्रदान करता है? यदि फिजियोलॉजी की भाषा में हम बात करें तो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इज फॉस्फोजिन सिस्टम, दैट इज ATP एंड CP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड क्रिएटिन फॉस्फेट। लेकिन ये फॉस्फोजिन सिस्टम हमें कुछ सेकंड्स तक ही ऊर्जा दे सकता है। उसके बाद जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो ऊर्जा का स्रोत है, वो है ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम। इस ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम में इंप्रूवमेंट होता है, सुधार आता है। कैसे होता है इसको समझने के लिए पहले ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं और योग स्पेशली प्राणायाम के माध्यम से इसमें कैसे सुधार आता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जब हमें ऊर्जा चाहिए, हमेशा ऊर्जा चाहिए, चलने में, काम करने में, गृहिणी घर का काम करती है तो ऊर्जा चाहिए, हम वॉकिंग करते हैं तो ऊर्जा चाहिए, आसन करते हैं तो ऊर्जा चाहिए, कोई भी शारीरिक गतिविधि करते हैं तो हमें ऊर्जा चाहिए। उसमें इमीडिएट सोर्स आकस्मिक स्रोत था, जो बात हो चुकी है, फॉस्फोजिन सिस्टम। उसके बाद ऊर्जा प्रदान की जाती है ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम से। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है शरीर की कि जब ये ऊर्जा चाहिए तो एक ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल, प्योर फॉर्म ऑफ जो ग्लूकोज है, एक ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल 2 पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल में परिवर्तित होता है। उदाहरण के तौर पर, एक लेमैन की भाषा में, इन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, एक परिकल्पनापूर्ण उदाहरण में, यदि शरीर में, मान लीजिए यदि शरीर में, समझने के लिए मान लीजिए शरीर में यदि 1000 ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल है तो ऑटोमेटिकली
2000 पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो जाएंगे। क्यों परिवर्तित हुए? क्योंकि ऊर्जा चाहिए, और ये प्रवेश करते हैं सेल में, कोशिका में। और हम सब जानते हैं कि कोशिका में है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर्ड है ऑक्सीजन। तो ये जो पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऊर्जा उत्पादित करते हैं। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि प्रत्येक इस प्रक्रिया में प्रत्येक ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल 2 पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल में परिवर्तित होता है, तो प्रत्येक पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, क्योंकि सीमित मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन स्टोर्ड है। तो जिस पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन मिल गई, दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, वो ऊर्जा में परिवर्तित हुआ। लेकिन जिस पायरिक एसिड के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन नहीं मिली, दैट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, और वो लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो गई, और वी फील फटीग, और हम थकान महसूस करते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि जितनी लैक्टिक एसिड का उत्पादन कम होगा, उतनी ही थकान हम कम महसूस करेंगे। उसके लिए क्या चाहिए कि मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन शुड बी सप्लाइड एट टिश्यू लेवल, एट सेल लेवल, कि सेल में, इट मीन्स मोर अमाउंट बाय प्रैक्टिसिंग प्राणायाम के अभ्यास से मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैन बी सप्लाइड एट टिश्यू लेवल। यदि हम करते हैं ऑक्सीजन बेस्ड प्राणायाम, इट मीन्स वी कैन डिले द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। एक सामान्य भाषा में, ए प्रैक्टिशनर ऑफ प्राणायाम, एक प्राणायाम का प्रैक्टिशनर, अभ्यासकर्ता, कैन डिले द फटीग फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, थकान को बहुत देर तक दूर रख सकता है। और आज के युग में तो इस योग्यता की हमें आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर ये कहानी थी। तो क्योंकि प्राणायाम के माध्यम से हम अपने ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम को में सुधार लाते हैं, तो वी फील एनर्जेटिक, वी फील रिजुविनेट, हम अपने आप में नवोन्मेष महसूस करते हैं, हम ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो ये था प्राणायाम को थोड़ा हमने समझा, और केवल एक फिजियोलॉजिकल प्रभाव प्राणायाम का शरीर पर क्या पड़ता है उसको समझने का प्रयास किया। अब दूसरे भाग की बात करते हैं, बॉडी माइंड कनेक्शन। क्यों, किसके बाद बात करने वाले हैं? मेडिटेशन की, कि मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन क्यों? लेकिन एक इसको समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन बॉडी एंड माइंड। माइंड और बॉडी के बीच में, शरीर और मस्तिष्क के बीच में कनेक्शन क्या है। तो बॉडी माइंड कनेक्शंस की हम बात करें, तो जो बॉडी माइंड कनेक्शंस हैं, ये हमारा है 2 प्रकार का। ऑटोमेटिक, वो कनेक्शन ऐसा है, स्वचालित है, एक तो जिसको कि हम नियंत्रित नहीं कर सकते, वो चलना है, वो रहना ही है कनेक्शन। और सेकंड वन इज, और ये ऑटोमेटिक भी 2 प्रकार का है। यदि हम फ्लो की बात करें, प्रवाह की बात करें, सीक्वेंस की बात करें, तो माइंड बॉडी फिनोमिना मींस इट स्टार्ट्स फ्रॉम माइंड, माइंड से शुरू हुआ और शरीर पर प्रभाव डाला। इट मींस ऑटोमेटिक भी, स्वचालित भी 2 प्रकार का है, जिसका कि एक सीक्वेंस होगा, क्रम होगा, माइंड टू बॉडी, कि माइंड से शुरू हुआ और बॉडी की तरफ चला। और ऑटोमेटिक दूसरा भी हो सकता है कि बॉडी टू माइंड। और योग के क्षेत्र में हम दोनों प्रकार की गतिविधियां करते हैं। वी डू बॉडीली एक्टिविटीज, हम शारीरिक गतिविधियां भी करते हैं, बॉडी पोस्चर्स, आसनास, चाहे प्रोन लाइन पोजिशन में करें, सुपाइन लाइन पोजिशन में करें, सिटिंग पोजिशन में करें, स्टैंडिंग पोजिशन में करें। जो आसना करते हैं, इट मींस हम शारीरिक गतिविधि करते हैं, वो भी माइंड पर प्रभाव डालती हैं। और मेंटल एक्टिविटीज भी करते हैं। एग्जाम्पल जिसकी बात करने वाले हैं, मेडिटेशन। तो वो जो मेंटल एक्टिविटी है, दैट फ्लो फ्रॉम माइंड टू बॉडी। तो कुल मिलाकर जो स्वचालित है 2 प्रकार की होगी, कि माइंड टू बॉडी एंड बॉडी टू माइंड। और दूसरा एक्टिविटी है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट मीन्स स्वेच्छा से, अपने आप घटित नहीं होगी, स्वेच्छा से घटित होगी। तो स्वेच्छा से करने वाली भी दोनों प्रकार की होंगी। डेलिब्रेटेड माइंड बॉडी, यानी माइंड से शुरू होकर बॉडी की तरफ, और अगली होगी डेलिब्रेटेड बॉडी माइंड, शरीर से शुरू होकर माइंड की तरफ। इन चारों को ही समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन सी हमारे जीवन में गतिविधियां घटित होती हैं या की जा सकती हैं। फर्स्ट, ऑटोमेटिक माइंड बॉडी फिनोमिना। सेकंड, ऑटोमेटिक बॉडी माइंड फिनोमिना। थर्ड, स्वेच्छा से ऐच्छिक,
डेलिब्रेटेड माइंड बॉडी और इसी प्रकार की डेलिब्रेटेड बॉडी माइंड। तो शुरू करते हैं पहले से, इन चारों की बात करेंगे। तो पहले से शुरू करते हैं, ऑटोमेटिक माइंड बॉडी फिनोमिना। माइंड से शुरू हुआ, बॉडी ने पर प्रभाव डाला। एग्जाम्पल है क्राइंग, कोई व्यक्ति रोता है तो मन में कुछ, उसके माइंड में, मस्तिष्क में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसका प्रभाव उसके शरीर पर पड़ा। कि यानी अगर बात करें क्राइंग की, दैट टेक्स प्लेस बाय द अल्पर बॉडी, लेकिन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम माइंड, शुरुआत माइंड से। लाफिंग की बात करें, दैट इज एग्जांपल ऑफ द ऑटोमेटिक बॉडी एंड माइंड फिनोमेना। फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके मस्तिष्क में जैसे विचार आएंगे, जैसी गतिविधियां घटित होंगी, हमारे फेस के एक्सप्रेशंस वैसे ही होंगे, चाहे गुस्से का एक्सप्रेशन हो, चाहे खुशी का एक्सप्रेशन हो। अगला बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है। बॉडी लैंग्वेज मीन्स आवर पोस्चर, कि हाउ वी स्टैंड, हाउ वी वॉक, वेयर वी प्लेस आवर हैंड्स, वेयर इन विच वे वी प्लेस आवर लेग्स ऑल्सो। बॉडी लैंग्वेज भी, उसका ओरिजिन माइंड में जैसी गतिविधियां घटित होंगी, दैट इफेक्ट आवर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो। इट मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमेटिक माइंड बॉडी फिनोमिना। अगला है इमोशंस। इमोशंस उपजते कहां से? माइंड से, दैट इफेक्ट बॉडी ऑल्सो। कॉग्निटिव एक्टिविटी, कोई भी हम बौद्धिक गतिविधियां करते हैं, दैट टेक्स प्लेस इन आवर माइंड, दैट इफेक्ट ऑन द बॉडी ऑल्सो। हाइपोकॉन्ड्रिया, जो आज के दिन बढ़ा, इस कोविड-19 में भी हाइपोकॉन्ड्रिया, दैट ओरिजिनेट फ्रॉम माइंड। हाइपोकॉन्ड्रिया का अर्थ है कि एक भ्रम, रोग भ्रम। आपने देखे होंगे अपने एक, आपसे भी हो सकता है कोई जीवन में टकराए हो ऐसे व्यक्ति विशेष भी, कि जिनको कोई रोग नहीं है, पूर्णतः स्वस्थ है, लेकिन दिमाग में बैठ गया कि कोई ना कोई मुझे रोग है, रोग भ्रम, जो शंका उत्पन्न हो जाती है, कि दैट इज नोन एज हाइपोकॉन्ड्रिया। लेकिन वो हाइपोकॉन्ड्रिया धीरे धीरे शरीर पर भी बहुत प्रभाव डालता है। साइकोसोमेटिक डिजीज, जितनी भी साइकोसोमेटिक डिजीजेस है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम माइंड एंड इफेक्ट द बॉडी ऑल्सो। और प्लेसिबो इफेक्ट, यदि हम रिसर्च की भाषा में बात करें, अनुसंधान या शोध के क्षेत्र की बात करें, आप योग के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के प्रायोगिक अध्ययन आयोजित करते हैं, यू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। तो आप एक चलन देखा होगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है। एग्जाम्पल के तौर पर इफेक्ट ऑफ प्राणायामा ऑन फिटनेस, तो एक समूह को प्राणायामा दिया, एक समूह को कंट्रोल रखा, लेकिन केवल कंट्रोल रखने के साथ साथ उसको कुछ प्लेसिबो इफेक्ट, कुछ प्राणायाम न करवा के कुछ और रेस्पिरेटरी प्रैक्टिस हम करवाएं, तो दैट इज नोन एज प्लेसिबो। तो सिंस देयर माइंड एज्यूम्स, उनके माइंड में ऐसी इंप्रेशन पड़ता है कि वी आर रिसीविंग ए ट्रीटमेंट, हम भी कुछ कर रहे हैं, एंड द इफेक्ट टेक्स प्लेस। तो प्लेसिबो इज स्टार्ट्स फ्रॉम द माइंड एंड देन इफेक्ट द बॉडी ऑल्सो। तो ये एग्जांपल्स थे ऑटोमेटिक माइंड बॉडी की। अब बात करते हैं ऑटोमेटिक बॉडी टू माइंड। तो ये ऑटोमेटिक बॉडी टू माइंड है। सबसे पहले तो एक एग्जांपल सीधा सा है, फिजिकल पेन। दर्द होता है, दर्द कहां हुआ? शरीर में, लेकिन प्रभाव किस पर छोड़ा? माइंड पर। दूसरा फिजिकल प्लेजर भी है। तो फिजिकल पेन में कुछ एग्जांपल्स हैं, हीट है, कोल्ड है, कहीं जल गया या बहुत ज्यादा ठंडा हुआ, ठंड किसने महसूस की? और बॉडी फील्स, बट दैट इफेक्ट द माइंड ऑल्सो। इंटरनल पेन, यदि किसी इंटरनल ऑर्गन में पेन होता है, दैट इफेक्ट माइंड ऑल्सो। ज्वाइंट पेन, दिस इज द एग्जांपल। फिजिकल प्लेजर, फिजिकल प्लेजर एग्जांपल इज फूड। हम खाना खाते हैं ना, खाना कैसे खाया? एक भौतिक रूप से खाया, शरीर के माध्यम से ग्रहण किया। यदि बहुत अच्छा खाना है और माइंड फ्रेश, यदि वही खाना आपके अनुरूप नहीं है, दैट इफेक्ट माइंड इन ए नेगेटिव वे। बाथ, स्नान करते हैं, स्नान शरीर ने किया, दैट इफेक्ट आवर माइंड ऑल्सो। एंड सेक्स ऑल्सो, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल प्लेजर। तो ये दो की बात कर चुके हैं, तीसरे की बात करते हैं, डेलिब्रेटेड बॉडी, डेलिब्रेटेड माइंड बॉडी एक्सप्रेशंस। क्योंकि मुझे गिरी सर ने कहा है कि प्राणायाम और मेडिटेशन की बात करें, तो क्योंकि मेडिटेशन एक मेंटल एक्टिविटी है, और मेंटल एक्टिविटी है
तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, विदाउट नोइंग दिस वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इन एन एफिशिएंट वे। तो जो डेलिब्रेटेड बॉडी माइंड एक्सप्रेशंस है उसके एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला है जो माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस, जितनी भी माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस हैं एग्जांपल, या दूसरा एक्टिंग है। जो एक्टर है, यदि फिल्म में जितने भी अभिनेता आपने देखे हैं तो माइंड में जैसा एज्यूम करते हैं परफॉर्म बाय द बॉडी ऑल्सो। तो शुरू करते हैं पहले से माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस, इमेजरी प्रैक्टिसेस, ऑटोजेनिक प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन। कुल मिलाकर मेडिटेशन क्या हुआ कि मेडिटेशन एक ऐसी गतिविधि है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डेलिब्रेटेड माइंड बॉडी एक्सप्रेशन। इमेजरी प्रैक्टिस की बात नहीं करेंगे विस्तार से, ऑटोजेनिक प्रैक्टिस की बात नहीं करेंगे, मेडिटेशन की बात विस्तार से करेंगे। और बायोफीडबैक इज एन एग्जांपल, इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डेलिब्रेटेड माइंड बॉडी एक्सप्रेशंस। तो 3 की बात कर चुके हैं, अब लास्ट की बात करते हैं, डेलिब्रेटेड बॉडी माइंड फिनोमेना। तो डेलिब्रेट, इसका मतलब आज तो हम जो बात कर रहे हैं केवल 2 क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। पहला क्षेत्र था प्राणायाम की कुछ बात कर चुके हैं, और दूसरा क्षेत्र जिसकी बात करने वाले हैं मेडिटेशन। और मेडिटेशन के बारे में बात कर चुके हैं कि दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डेलिब्रेटेड माइंड बॉडी फिनोमेना। और ये बात कर रहे हैं, अब करने जा रहे हैं डेलिब्रेटेड बॉडी माइंड फिनोमेना की। तो इसमें जो एग्जांपल है रेस्पिरेटरी प्रैक्टिसेस या प्राणायाम, जिसमें कि रेस्पिरेटरी प्रैक्टिसेस 3 की बात उदाहरण के तौर पर हम कर चुके हैं ऑक्सीजन प्रेरित प्राणायाम में, और 3 की बात कर चुके हैं कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड प्राणायाम में। वो सब गतिविधियां जो प्राणायाम है या श्वसन क्रियाएं हैं, रेस्पिरेटरी प्रैक्टिसेस हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डेलिब्रेटेड बॉडी माइंड फिनोमेना। फिजिकल एक्सरसाइज या योगासना, हठ योग यानी आसनास जो हम करते हैं, आसन भी तो डेलिब्रेटेड। तो कुल मिलाकर जो मेडिटेशन, योग के क्षेत्र का मेडिटेशन था वो था डेलिब्रेटेड माइंड बॉडी फिनोमेना के अंतर्गत, और जो ये दोनों है मींस प्राणायाम और योगासना, ये है डेलिब्रेटेड बॉडी माइंड फिनोमेना, सिंस देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन बॉडी एंड माइंड। और अगला है, आप भी जब मैं अपना उदाहरण दूं आपको, व्हेन आई वाज डूइंग PGDYM पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा एंड मेडिटेशन, तो मुझे आप ही के डिपार्टमेंट में प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक्स का भी अभ्यास करवाया गया था। तो आई होप, मुझे आशा है कि यू हैव ए डिटेल्ड नॉलेज ऑफ प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक। तो यह भी प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक है, यह भी डेलिब्रेटेड बॉडी माइंड फिनोमेना का ही भाग है। अब बात करते हैं मेडिटेशन। दूसरे भाग में विस्तार से समझने का प्रयास किया गया है कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन बॉडी माइंड और मेडिटेशन। एक ऐसी गतिविधि है जिसको हम डेलिब्रेटली करते हैं, लेकिन इसका जो प्रभाव पड़ता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम माइंड दैट एक्ट्स ऑन द बॉडी ऑल्सो। तो मेडिटेशन को यदि हम परिभाषित करें तो फॉर यू, आप सबके लिए आई कलेक्टेड डिफरेंट डेफिनेशंस, विभिन्न परिभाषाएं एकत्रित की है। पहली परिभाषा कहती है कि ए स्टेट दैट इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन द माइंड डिसॉल्व्स एंड इज फ्री ऑफ थॉट्स, यानी हमारा दिमाग विचार विहीन हो जाए और हमारा माइंड डिसॉल्व हो जाए, इस तरह की अनुभूति, इस तरह का अनुभव करना ही मेडिटेशन है। सरल सी परिभाषा है। दूसरे एक ऑथर ने परिभाषित किया है, इट इज अ कंसंट्रेशन, इज अ टाइप ऑफ कंसंट्रेशन in which attention is liberated from restlessness, जहां बेचैनी दूर हो, and focused on God means that supreme power. Third definition says, तीसरे किसी एक ऑथर ने कहा है, focusing the mind on a single object such as religious statue, one's breath और मंत्रा। योग के क्षेत्र की बात करें, इस परिभाषा के अनुरूप आपने एक अभ्यास आप जो करते हैं प्राण धारणा, अभी कुछ देर पहले नितिन जी ने भी उस एक प्रोटोकॉल में करवाया था कि अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। दैट इज बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन, फोकसिंग द माइंड ऑन ए सिंगल ऑब्जेक्ट। वो ब्रेथ भी हो सकती है, मंत्र भी हो सकता है, रिलीजियस स्टैचू भी हो सकता है, प्राण धारणा है, भी धारणा है, प्रकट धारणा है, और दुनिया भर के दूसरे ध्यान भी हैं। एक और परिभाषा किसी और ऑथर के द्वारा, मेंटल ओपनिंग अप टू द डिवाइन
invoking the guidance of higher power, that also comes into the category of meditation. And next is एक रिलीजियस, कुछ ऑथर्स ये मानते हैं रीजन यानी बैठ जाएं एकाग्रता के साथ, एंड रीजनड एनालिसिस ऑफ रिलीजियस टीचिंग्स इज आल्सो नोन एज प्राणायामा। और एक सिंपल और बहुत ही गहरी परिभाषा है, पेनिट्रेटिंग टू द डीपर लेवल ऑफ माइंड, बहुत प्रभावशाली डेफिनेशन है। यदि इस डेफिनेशन पर आधारित हम मेडिटेशन करें तो वो बहुत प्रभावशाली है। पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग का अर्थ है भेदना, टू द डीपर लेवल ऑफ माइंड, अपने माइंड को गहराई से भेदने की प्रक्रिया ही मेडिटेशन कहलाती है, ध्यान ही कहलाती है। विभिन्न तौर तरीके हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के मेडिटेशन हो सकता है, सहयोग मेडिटेशन हो सकता है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन हो सकता है, दूसरे ट्रेडिशनल योगिक मेडिटेशन प्रैक्टिसेस भी हो सकती हैं। लेकिन यदि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मेडिटेशन की बात करें तो मॉडर्न कंसेप्ट है वो मेडिटेशन को यहां पारंपरिक या योग में जो ट्रेडिशनल मेडिटेशन एक स्टैंडर्ड लिटरेचर में बताया गया उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक मॉडर्न कंसेप्ट जो आजकल मॉडर्न कंसेप्ट जो एक दिया गया है कि ऑल द मेडिटेटिव टेक्निक्स आर डिवाइडेड टू टू कैटेगरीज, जितनी भी ध्यान की गतिविधियां उनको दो भागों में विभाजित किया गया है। वन टाइप इज कंसंट्रेटिव एंड सेकंड वन इज माइंडफुलनेस मेडिटेशन। तो दो प्रकार का ध्यान बताया गया है एज पर द मॉडर्न कंसेप्ट, कंसंट्रेटिव मेडिटेशन और माइंडफुलनेस मेडिटेशन। It is very difficult to practice concentrative meditation, but it is very easy to practice mindfulness meditation. कैसे समझने का प्रयास करते हैं। Concentrative meditation means focusing the mind on a single object is known as concentrative meditation. To fix the wandering mind, जो हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है उसको किसी एक जगह केंद्रित कर देना, that is known as concentrative meditation. लेकिन आप सबको अनुभव होगा कि एक आरंभ में कोई अभ्यास करता, धीरे धीरे तो वो क्षमता विकसित कर लेता है, लेकिन आरंभ में कोई भी अभ्यास करता है जितना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता है उतना ही भटकता है। ये मेरा भी अनुभव रहा है और आई होप कि मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल फील्स दिस। तो कंसंट्रेटिव मेडिटेशन को एक उदाहरण के साथ यदि हम समझना चाहें तो उदाहरण के साथ हम कह सकते हैं कि वी कैन कंपेयर विद जूम लेंस। जूम लेंस क्या? फर्स्ट वी सेलेक्ट द फील्ड, हम पहले किसी फील्ड को सेलेक्ट करते हैं एंड वी, फील्ड कुछ भी हो सकती है, सपोज वी सेलेक्ट ए फील्ड, किसी भी एक क्षेत्र या किसी एक पिक्चर पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं एंड वी नैरो और फोकस ऑन दैट फील्ड। एक कैमरा में जूम एंगल लेंस में क्या करते हैं, पहले हम फील्ड को सेलेक्ट करते हैं और उसको नैरो करते हैं, जितना नैरो करते हैं उतना ही कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो वी कैन कंपेयर दिस कंसंट्रेटिव मेडिटेशन विद द जूम लेंस, बट ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ माइंडफुलनेस मेडिटेशन is instead of focusing the mind on a single object, we become aware of the entire field. हम किसी एक जगह ध्यान को केंद्रित नहीं करते, हम जो पासिंग परेड चलती है उस पासिंग परेड को चलने देते हैं। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज विदाउट इन्वॉल्विंग आवर माइंड इन ए सिंगल इवेंट और इंसिडेंट, हम किसी एक घटना चक्र में अपने मस्तिष्क को, माइंड को रुकने नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर कंसंट्रेटिव मेडिटेशन को हमने किससे कंपेयर किया था? जूम लेंस से। माइंडफुलनेस मेडिटेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं विद वाइड एंगल लेंसेस। छोटा सा एग्जाम्पल, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, एक परिकल्पनापूर्ण उदाहरण, एक ड्राइवर है, ट्रक चला रहा है। यदि वो क्या अपना ध्यान केवल सामने केंद्रित रखता है, उसको वाइड एंगल राइट साइड में भी लेंस लगा, उस पर भी मिरर लगा है, उस पर भी ध्यान देता है, लेफ्ट साइड में मिरर लगा है, he became aware of the entire field but do not involve in a single field। जो हमारे विचारों की पासिंग परेड है उसको चलने दें, लेकिन उस पासिंग परेड को किसी एक जगह रुकने ना दें। क्विकली वी हैव टू चेंज आवर माइंड on first event, second event, third event and so on without stopping. It means we become aware of the entire field without involving ourselves in a single event. That comes under the category of mindfulness meditation. तो दो प्रकार के ध्यान थे। हम अपनी सुलभता के अनुसार we can practice concentrative meditation also, we can practice mindfulness meditation also.
अब थोड़ा इम्यून सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अंत में जो बात करेंगे, जो अंतिम भाग है इस प्रस्तुतिकरण का, जो कि 5वां भाग है, कि टिप्स की बात करेंगे कि क्या करना चाहिए इम्यून सिस्टम को विकसित करने के लिए। तो संक्षिप्त में इम्यून सिस्टम को भी समझने का प्रयास करते हैं। एक रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित जो सिस्टम कार्य करता है शरीर में, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है किसी एक कारक पर निर्भर नहीं करता है, सेवरल फैक्टर इफेक्ट्स। एज हमारी, प्रत्येक आयु में एक प्रकार का इम्यून सिस्टम नहीं, जेंडर, महिला पुरुषों में भी डिफरेंस है, ईटिंग हैबिट्स, किस प्रकार का भोजन, आजकल कहते हैं ना कि भोजन में ये खाइए, भोजन में वो खाइए, कैल्शियम रिच फूड हो, और इस तो ईटिंग हैबिट्स भी, खाने की आदतें भी, किस प्रकार का भोजन लेते हैं, मेडिकल स्टेटस, हमारे शरीर की का मेडिकल स्टेटस क्या है उस पर भी निर्भर करता है। ट्रेनिंग, यहाँ ट्रेनिंग का अर्थ है प्रैक्टिस, किस प्रकार की योग ट्रेनिंग, किस प्रकार का योग अभ्यास करते हैं, उस पर भी हमारा फिटनेस लेवल। तो लेकिन इन सब फैक्टर्स में से, इन सब कारकों में से कुछ हमारे नियंत्रण में है और कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर है। एज नियंत्रित नहीं कर सकते, जेंडर नियंत्रित नहीं कर सकते, ईटिंग हैबिट्स अपने अनुसार ढाल सकते हैं, मेडिकल स्टेटस में भी काफी हद तक हम सुधार ला सकते हैं। प्रशिक्षण, योग का किस प्रकार का प्रशिक्षण हम लें, किस प्रकार का अभ्यास करें, 100% डिपेंड्स ऑन अस, वी हैव टू स्ट्रक्चर दिस। फिटनेस लेवल वी कैन इंप्रूव। तो हमें ध्यान रहे कि उन कारकों पर बल देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में। कुल मिलाकर हम अपने योग अभ्यास की संरचना इस प्रकार की करनी चाहिए जिससे कि हमारे इम्यून सिस्टम पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। साथ साथ खाने की आदतें भी अपनी परिवर्तित करें। तो दो प्रकार के इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम दो प्रकार से कार्य करता है। फर्स्ट वन इज नोन एज इनेट इम्यूनिटी, सेकंड वन इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। संक्षिप्त में इनेट इम्यूनिटी को जान लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, हमारी रक्षा की। यदि हम अपने शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता में जो सिस्टम है उसको एक सेना का रूप दे दें, तो इनेट इम्यून सिस्टम पहली पंक्ति में खड़े हुए सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। दिस कंसिस्ट ऑफ एनाटॉमिक, एक संरचनात्मक भी है और क्रियात्मक भी है, फिजियोलॉजिकल भी है। एग्जाम्पल है स्किन, त्वचा रक्षा करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन रक्षा करती है, बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स, बुखार चढ़ता है किस लिए, टू किल इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, जो आक्रमणकारी जीवाणु उनको नष्ट करने के लिए, वो भी इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है। कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो हमारी रक्षा करते हैं एक उन जीवाणुओं से, उन इन्वेडिंग आक्रमणकारी जीवाणुओं से जो हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं। एक एग्जाम्पल लेटेस्ट आपके सामने है, एक कोरोना। तो कौन कार्य करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स। एक स्वस्थ व्यक्ति में 4500 से 11000 सेल्स होते हैं पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ये बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और ये दो प्रकार के ल्यूकोसाइट्स हैं, दो प्रकार के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। फैगोसाइट्स जो कि इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को नष्ट करते हैं, लिम्फोसाइट्स वो एक जो प्रीवियसली यदि हमारे शरीर पर किसी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म ने आक्रमण किया था उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि भूतकाल में उसने आक्रमण किया था। दूसरा, ल्यूकोसाइट्स के साथ साथ ग्रेनुलोसाइट्स भी विशेष भूमिका अदा करते हैं। ये पीएमएन सेल्स द्वारा निर्मित है और 3 प्रकार के हैं। क्योंकि जो अंतिम भाग में बात करेंगे कि योग के अभ्यास से इन तीनों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी बात करेंगे, तो न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, एसिनोफिल्स हैं, ये 3 ग्रेनुलोसाइट्स हैं। तो इन तीनों की संक्षिप्त में बात कर लेते हैं। न्यूट्रोफिल ग्रेनुलोसाइट्स ये क्या करते हैं, ये जो इन्फेक्शन शरीर पर किसी प्रकार का होता है इस इन्फेक्शन में रक्षा करते हैं हमारी। कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन शरीर में घटित होता है, जो उस इन्फेक्टेड एरिया पर न्यूट्रोफिल ट्रेवल करते हैं, पहुंचते हैं, ढूंढते हैं अपने शत्रु को और वहां न्यूट्रलाइज करते हैं, नष्ट करते हैं। एसिनोफिल ग्रेनुलोसाइट्स दूसरे प्रकार का, संख्या बहुत कम होती है शरीर में, लेकिन ये हमारे एलर्जिक रिएक्शंस में किसी प्रकार की एलर्जी घटित होती है उसमें हमारी रक्षा करते हैं। और बेसोफिल ग्रेनुलोसाइट्स की भी वही भूमिका है जो इससे पहले थी एसिनोफिल की, ये भी एलर्जिक रिएक्शंस में हमारी रक्षा करते हैं। इसमें 2 प्रकार के पदार्थ हैं, हिस्टामाइन और हेपेरिन, दोनों के ही अलग अलग भूमिकाएं हैं इस इनेट इम्यून सिस्टम में। यहां संक्षिप्त केवल बात कर रहे हैं। अगला, मोनोसाइट्स भी एक विशेष भूमिका अदा करते हैं। ये एक प्रकार का व्हाइट ब्लड सेल है, ल्यूकोसाइट है।
यह भी बोन मैरो में उत्पादित होता है। और मोनोसाइट लगभग 3 से 8% ल्यूकोसाइट्स का होते हैं, बहुत एक कम मात्रा में ल्यूकोसाइट्स का एक भाग है। तो ये ब्लड में उत्पादन होने के बाद हमारे रक्त में 1 से 3 दिन तक रहते हैं, उसके बाद ऊतक में प्रवेश करते हैं, टिश्यू में प्रवेश करते हैं, दैट एंटर्स इन द टिश्यू। तो न्यूट्रोफिल की तरह ही, न्यूट्रोफिल ग्रेनुलोसाइट्स की तरह ही ये भी रेस्पॉन्सिबल है फैगोसाइटोसिस के लिए। किसका फैगोसाइटोसिस? फॉरेन सब्सटेंसेस, इन्वेडिंग सब्सटेंसेस, जो भी एक फॉरेन सब्सटेंसेस है जिसने कि शरीर में प्रवेश किया या आक्रमण करने का प्रयास किया। जब ये मोनोसाइट्स हैं ब्लड को छोड़ते हैं इनकी और टिश्यू में प्रवेश करते हैं तो इनके साइज और विशेषताएं परिवर्तित हो जाती हैं और इनको नाम दिया जाता है मैक्रोफेजेस। और जिस मैक्रोफेजेस है ये हम प्रोटेक्ट करते हैं टिश्यूज को फॉरेन सब्सटेंसेस से। अब दूसरे की भी संक्षिप्त में बात कर लेते हैं। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, ये सेकंड काइंड ऑफ प्रोटेक्शन है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो रक्षा की हमारी पहली पंक्ति थी, सबसे आगे खड़े हुए सोल्जर्स थे, उसको कहा गया था इनेट इम्यून सिस्टम। और ये सेकंड काइंड ऑफ प्रोटेक्शन है और इसको कहा जाता है एडेप्टिव, एक ग्रहण की गई रोग प्रतिरोधक क्षमता। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी। तो दिस डेवलप्स थ्रू आउट आवर लाइफ, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक विकसित होती रहती है। इसमें लिम्फोसाइट्स भूमिका अदा करते हैं अपनी। डिपेंड्स ऑन ओनली 2 फैक्टर्स, 2 कारकों पर निर्भर करते हैं। यदि किसी एक आक्रमणकारी जीवाणु ने आक्रमण किया तो उसकी एंटीबॉडीज विकसित हो जाती। अगर एंटीबॉडीज विकसित कर ली तो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम विकसित हो गया। अब इस कोरोना के में भी ऐसा ही है, यदि कोई व्यक्ति विशेष ग्रसित हो गया इस कोरोना से तो उसमें यदि उसने सामना कर लिया, अगर एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, कैसे स्ट्रांग हो सकता है कि एंटीबॉडीज विकसित हो गई तो अगले कुछ दिनों तक वह सेम आक्रमणकारी जीवाणु आक्रमण नहीं कर पाएगा। या दूसरा तरीका हमारे पास जो कि वैक्सीनेशन, कोविशील्ड की बात करें, कोवैक्सीन की बात करें या अभी दूसरी भी आने वाली है उन सब की बात करें, तो उन सब वैक्सीनेशन के माध्यम से, टीके के माध्यम से भी, तो 2 ही माध्यम है इसके एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के विकसित करने का। यदि हमारा शरीर उस बीमारी से ग्रसित होता है तो उसकी एंटीबॉडी विकसित हो जाती है, या दूसरा वैक्सीनेशन के माध्यम से। और इसमें जो मुख्य सेल्स जो भूमिका अदा करते हैं वो है बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स हैं वो एक बॉडीज मिलिट्री इंटेलिजेंस सिस्टम की तरह हैं। ये उस आक्रमणकारी जीवाणु को नष्ट नहीं करते हैं, वो टारगेट को ढूंढते हैं और इन्फॉर्म करते हैं टी लिम्फोसाइट्स में। और टी लिम्फोसाइट्स एक सोल्जर, एक सैनिक की भांति है कि वो बी लिम्फोसाइट्स ने जो इंफॉर्मेशन दी, जो सूचना दी, वो वहां पहुंचते हैं, इन्वेडर्स को, आक्रमणकारी जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, जो कि इंटेलिजेंस सिस्टम के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी। और इंटेलिजेंस सिस्टम किसको बताया गया यहाँ पर उदाहरण में, परिकल्पनापूर्ण उदाहरण में बी लिम्फोसाइट्स को। तो ये प्रक्रिया घटित होती थी। ग्रेनुलोसाइट्स भी विशेष भूमिका अदा करते हैं इसमें। शॉर्ट लाइफ होती है, ये 4 से 8 घंटे तक रक्त में होते हैं, उसके बाद वहां से छोड़ देते हैं, टिश्यूज में प्रवेश करते हैं। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण संक्षिप्त में कि टिप्स फॉर इम्यूनिटी डेवलपमेंट, योग के क्षेत्र में किस प्रकार के अभ्यास का निर्माण करें। प्राणायाम के संदर्भ में तो ये चर्चा हो चुकी है कि 2 प्रकार के 2 उदाहरण है आपके पास। एक तो पेशेंट है, उसको क्या करना चाहिए, और एक पेशेंट है जो रिकवर कर चुका है और डेवलपमेंट फेज में है, एक रिस्टोर करने का प्रयास कर रहा है, एक पिछली दशा को रिस्टोर, क्योंकि कमजोरी तो आएगी, उस पिछली दशा को रिस्टोर करने का प्रयास करता है, उसको क्या करना। और एक प्रिवेंटिव पर्पस के लिए क्या करना है, रोकथाम के लिए क्या करना है। यदि रोकथाम की बात करें केवल, तो उस दशा में तो कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड प्राणायाम को करना भी सुझाया गया है बड़े बड़े योग के दिग्गजों के द्वारा। क्योंकि लंग कैपेसिटी, यदि हम पूरा कुंभक रेचक में कुंभक की अवधि बढ़ाएंगे तो वी स्ट्रेंथन आवर लंग्स। लेकिन यदि कोई पेशेंट ग्रसित हो गया है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड प्राणायाम नहीं करने चाहिए, उस व्यक्ति विशेष को ऑक्सीजन बेस्ड प्राणायाम ही करने चाहिए।
क्योंकि यहां हमारा उद्देश्य है कि रक्त में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ाना। इस दशा में यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड प्राणायाम करेंगे तो रक्त में ऑक्सीजन की कमी आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, कंडीशन और सीवियर होने की संभावना रहती है लॉजिकली। अब अभ्यास का निर्माण कर से तो कुछ अध्ययन ऐसे हैं जिनको कि आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। यह है पहला एक अध्ययन जो कि दो अध्ययन है आपके सबके सामने, एक गोयल एंड अग्रवाल द्वारा आयोजित किया गया, खान एंड अख्तर द्वारा आयोजित किया गया। एक 2019 में आयोजित किया गया था, एक 2015 में आयोजित किया गया था कि योगा का प्रभाव WBC पर, व्हाइट ब्लड सेल्स पर, ल्यूकोसाइट्स पर, और चर्चा हम कर चुके हैं। इम्यून सिस्टम को समझते वक्त चर्चा की थी हमने इस प्रस्तुतिकरण में कि ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे इनेट इम्यून सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इस अध्ययन में कहा गया है कि योगा है पॉजिटिव इफेक्ट ऑन आवर ल्यूकोसाइट्स, आवर इओसिनोफिल्स एंड आवर मोनोसाइट्स। और ये तीनों ही हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं हम कि योग के अभ्यास से हम अपने इनेट इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ल्यूकोसाइट्स की मात्रा संख्या बढ़ती है, इओसिनोफिल्स की मात्रा बढ़ती है। इओसिनोफिल मींस इओसिनोफिल ग्रानुलोसाइट्स जो तीन थे, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स एंड जो तीसरा था, तो और मोनोसाइट्स की संख्या बढ़ती है। लेकिन एक और अध्ययन जो कि 2017 में आयोजित किया गया, यह अध्ययन कहता है कि जो डेली प्रैक्टिस है उसमें तीनों प्रकार के अभ्यासों का मिश्रण होना चाहिए। We should not depend on a single practice from the field of योग, कि योग के क्षेत्र पर किसी एक अभ्यास पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। 100% we should not rely on asanas, 100% we should not rely on pranayama, 100% we should not rely on meditation। इस रिसर्च में, इस अनुसंधान में कहा गया है कि वी शुड स्ट्रक्चर आवर प्रोग्राम इन सच ए वे, कि इस प्रकार से हम अपने योग अभ्यास के सत्र का निर्माण करें कि जिसमें आसनास भी सम्मिलित हो, प्राणायाम भी सम्मिलित हो, और एक मेडिटेटिव प्रैक्टिस, एक ध्यानात्मक अभ्यास का भी सम्मिलन हो। ये तीनों मिलकर ही अपना इस इम्यून सिस्टम पर ऑप्टिमल इफेक्ट डालते हैं। तो हमें अपने एक प्रशिक्षण सत्र का, एक अभ्यास सत्र का निर्माण इस प्रकार का करना चाहिए जिसमें आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन तीनों ही हो। और एक और सुझाव दिया गया है कि यदि इसमें अगर इस इनेट इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना चाहता है तो एटलीस्ट 4 वीक प्रैक्टिस इज एसेंशियल, कि कम से कम 4 हफ्ते बाद इनमें वृद्धि होनी शुरू होती है। तो अब कुछ सजेशंस हैं। फर्स्ट सजेशन इज, जो सजेशन दिया जा चुका है कि आवर प्रोग्राम शुड बी बेस्ड ऑन ऑल 3 टाइप्स ऑफ प्रैक्टिसेस, आसना, प्राणायाम एंड मेडिटेशन। दूसरा सजेशन, एटलीस्ट कम से कम हर आयु वर्ग के व्यक्ति विशेष को 30 मिनट्स पर डे। और तीसरी बात है, डेली विदाउट ए गैप इन बिटवीन। हमें निरंतरता के सिद्धांत को हमेशा अपनाना चाहिए। एक प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, योग के क्षेत्र में प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी आवश्यकता है, क्योंकि हम एक अर्जित की हुई अवस्था को यदि बीच में हम गैप लेते हैं तो जो हमारा अर्जित की हुई अवस्था है वो हमारी आरंभिक रेखा तक पहुंच जाएगी, और उस आरंभिक रेखा से फिर अर्जित की गई अवस्था तक पहुंचने के लिए फिर हमें एक लंबा अंतराल चाहिए। इसलिए वी शुड प्रैक्टिस आवर सेशंस रेगुलरली, कंटिन्यूअसली। वी शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता के सिद्धांत पर आधारित हमें अभ्यास करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात जो आप सबके समक्ष में शेयर करना चाहूंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम खासकर हठ योग के लिए ये बात कही जा रही है, आसनों के लिए बात की जा रही है, और हम इसमें योग में एक सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी करते हैं, लेकिन अलग अलग अभ्यासकर्ताओं का अभ्यास करने का तरीका अलग अलग पाया जाता है।
आजकल एक चलन है डायनामिक सूर्य नमस्कार कि बहुत ही तेजी से सूर्य नमस्कार या आसनों का अभ्यास करते हैं इन डायनेमिक वे। लेकिन यहाँ यदि इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं तो जो इंटेंसिटी होती है, जो जो हमें आसन या एक उदाहरण के तौर पर सूर्य नमस्कार करने की जो गति है, इंटेंसिटी है, वो स्लो से भी कर सकते हैं, मॉडरेट से भी कर सकते हैं, हाई से भी कर सकते हैं। लेकिन अभी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए? तो रिसर्चेस कहती हैं यदि हम लो इंटेंसिटी से करेंगे तो देयर विल नॉट बी एनी इफेक्ट ऑन आवर इम्यून सिस्टम, वो हमारे इम्यून सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। इसका अर्थ हुआ कि लो इंटेंसिटी से नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ वेरी हाई इंटेंसिटी पर करेंगे तो इंटेंस करेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ ए डायनेमिक वे, उस दशा में ओपन विंडो घटित होती है हमारे शरीर में कि 2 से 72 घंटे तक हमारा शरीर बहुत ही संवेदनशील हो जाता है। आवर बॉडी बिकम्स वेरी सेंसिटिव टू इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। उस दशा में जो कि आक्रमणकारी जीवाणु है हमारे शरीर पर बहुत आसानी से आक्रमण कर सकते हैं, तो वो भी नहीं करनी चाहिए। अब बात हुई कि मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ हमें अभ्यास करना चाहिए यदि हम हठ योग प्रैक्टिसेस अपने प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित करते हैं तो, क्योंकि लो इंटेंसिटी नो इफेक्ट, वेरी हाई इंटेंसिटी ओपन विंडो घटित होगी जो कि बहुत हार्मफुल है, जिसमें कि आसानी से इन्वेडिंग सब्सटेंसेस अटैक कर सकते हैं। तो ये पूरी कहानी थी, 5 विभिन्न भागों में विभाजित करके आप सबके समक्ष प्रस्तुत की गई है। तो नाउ आई एक्सप्रेस माय सिंसियर थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर्स। मैं अपने गुरु, योग के क्षेत्र के अपने गुरु गणेश शंकर सर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया और भूतकाल में भी और भविष्य में भी मेरी सेवाएं हमेशा उपस्थित है। और मैं अपने मित्र नितिन जी को भी धन्यवाद देता हूं। तो नाउ योर क्वेश्चंस आर इनवाइटेड। यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।